नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। पूरे प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा बीते शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसको देखते हुए पन्ना जिला मुख्यालय से निकलकर गुनौर, पवई, समेरिया एवं आमनगर में संबंधित थाना प्रभारी एवं राजस्व अधिकारियों से पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र एवं पन्ना एसपी धर्मराज मीणा ने जाना क्षेत्र का हाल। तो वहीं पन्ना जिले के पवई में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसको देखते हुए पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा रात्रि 8:30 बजे पवई पहुंचे। वह थाना परिसर में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर एवं एसपी द्वारा बढ़ते कोरोना संक्रमण की समीक्षा कर अपने विचार व्यक्त करते हुए सुझाव व समाधान की बात रखी गई और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आगामी प्रशासनिक एवं जनमानस की जागरूकता की रणनीति तैयार की गई। इस अवसर पर पवई एसडीएम रचना शर्मा, तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी, पवई एसडीओपी रक्षपाल सिंह यादव, बीएमओ डॉक्टर एमएल चौधरी, थाना प्रभारी एसपी शुक्ला, सीएमओ हरि बल्लभ शर्मा सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। टीएनआई आवाज से पन्ना जिला ब्यूरो अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। लॉकडाउन हम लोगों ने फ्राइडे की शाम से और मंडे की सुबह तक लॉकडाउन लगाया हुआ है नगरीय क्षेत्र में। जी सर। पवई में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। जी सर। और इसको हम लोग कोरोना कर्फ्यू कह रहे हैं और रात को 10 से 6 नाइट कर्फ्यू चल रहा है। ये दोनों चीज़ों को समीक्षा के लिए जनता को कोई सुविधा नहीं हो रही कि नहीं हो रही है और लॉकडाउन का, नाइट कर्फ्यू का सही तरीके से पालन हो रहा है, इसकी समीक्षा के लिए मैं और एसपी यहाँ आए थे और आम जनता को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के साथ हम लोगों ने चर्चा की है, मीडिया के लोगों ने चर्चा की है, आम जनता से भी चर्चा की गई है और लोगों से मास्क पहनने की अपील कर जिला प्रशासन की ओर से हम लोग कर रहे हैं कि जब भी घर से बाहर निकलें मास्क अपना ज़रूर लगा के निकलें। परिवार का भी कोई सदस्य अगर घर से बाहर निकलता है तो उसको भी बिना मास्क के नहीं जाने दें और सड़क पे अगर कोई बिना मास्क के चलता हुआ दिख जाता है तो आम नागरिक, हमारी पुलिस या हमारे बाकी अधिकारियों से मेरी अपील है कि उनको भी हाथ जोड़ के मास्क पहनने के लिए ज़रूर कहें, क्योंकि मास्क ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। और 45 साल के ऊपर के जितने लोग हैं उनको सबको अपने हिस्से की वैक्सीन बहुत जल्दी लगानी है। कल से पन्ना जिले में 41 जगहों पर वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम है। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक हम लोग टीका उत्सव मना रहे हैं। इसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि 45 साल के ऊपर जितने लोग हैं सब अपने हिस्से की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और जब 45 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन सबको लग जाएगी तब उसके बाद के उसके कम उम्र के एज ग्रुप वालों को वैक्सीन लगेगी। इसलिए सबसे मेरी अपील है कि अपने हिस्से की वैक्सीन अगले 3-4 दिन में सब लोग जरूर लगवाएं। खबर रीवा मध्य प्रदेश से है, जहां नदी के किनारे मिली 30 वर्षीय युवक की लाश। बड़ी खबर मध्य प्रदेश की रीवा जिले से आई। यहां जिले के हनुमाना थाने के हाटा चौकी अंतर्गत एक युवक की लाश देखी गई, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं लोगों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। रीवा में लाश मिलने और अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं जिले की कानून व्यवस्था लगातार अपराधियों के खुलासे और अपराधियों की धरपकड़ करने में कोई कोर कसर छोड़ रही है। बावजूद इसके जिले में अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज रीवा जिले के हनुमाना थाना के हाटा चौकी अंतर्गत लासा नदी के मिली किनारे युवक की लाश के बाद हत्या की आशंका जताई गई। मृतक हीरा लाल यादव उम्र 30 वर्ष की लाश हाटा गांव से निकलने वाली नदी के किनारे घर से 800 मीटर दूर पाई गई। मृतक के गले व शरीर में चोट के निशान हैं। युवक की लाश देखे जाने के बाद ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मृतक का शव देखकर प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है। मेरा नाम हीरा मनी यादव। कि आपको कौन लगते हैं? जो एक्सपायर हुए हैं? हाँ, ये हमारे बड़े भाई हैं। तो क्या हुआ मामला? ये मामला ऐसा है कि हम काल गए थे कुराऊँ बेटवा के पत्थरी रही था ऑपरेशन करवाने। काल रिपोर्ट मिल नहीं रही, आज हो तब भाई आज का आसर रहा था। सुबह लगान फ़ोन तो ये पता भाई कि भैया नहीं आए हैं। तो हम कहा भैया कहीं भैया के काटे हैं। तो हम कहन के काटे, कहें कि यार भाई जहाँ विवाद रहे मवा घरे में और कहनौटी में विवाद रहे तो वही कहाँ मारे नहीं। हम कहन चल के देखे थे तो वहाँ से रिपोर्ट हम अपने बेटवा के नहीं माने ऑपरेशन करवाना, हम सीधे कुरान से गाड़ी बुक कर ना आएगा घरे। आपसे भाई से बात हुई थी? भाई से हम बात नहीं कर रहे, भाभी से करे रहन है बात।
आपसे कुछ बताए थे? भाभी को नहीं बताए, भाभी कहें कि अब ऐसा है कि हो गया ऐसा हो तो फोन पक्का लगाओ रहा लाला जब ऑपरेशन हो तो बता। तब हम अब का बताए, रात में कुछ नहीं भाई डॉक्टर करवे नहीं भाई, सुबह के करते हैं तब है सुबह ऐसा बात भाई तो हम चले आनी हन घरे ऐसा सुनत है। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह वहाँ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के निर्देशन पर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी शिव पूजन सिंह बीसन ने धर्म परिवर्तन कराने व प्रचार प्रसार कराने वाले आरोपी संतोष साकेत को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि ST/SC वर्ग का व्यक्ति है जिसका नाम संतोष साकेत है, जिसके द्वारा धर्म परिवर्तन का प्रचार प्रसार किया जाता था और लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाता था। इसके खिलाफ पुलिस ने धर्म परिवर्तन की धारा 5 धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2021 की धारा का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पूर्व में भी समान थाना क्षेत्र में हिंदू से ईसाई धर्म परिवर्तन करने का मामला था, जहां बंद कमरे में लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा था। बजरंग दल के लोगों ने इस बात का विरोध किया और समान पुलिस के द्वारा धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया था। धर्म परिवर्तन का मामला रीवा जिले में तुल पकड़ता जा रहा है। कहीं न कहीं धर्म परिवर्तन का कनेक्शन विदेशी एजेंसियों से जुड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। हाँ, विश्वविद्यालय थाने को जानकारी लगी थी कि एक चौहान सरनाम का व्यक्ति है जो SC का है, वो धर्म परिवर्तन के लिए कराने के लिए कुछ लोगों को प्रचार प्रसार कर रहा था। तो उस फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना विश्वविद्यालय प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला विवेचना में है। क्या सर इनका कोई गिरोह भी चल रहा है? नहीं, इस तरह की अभी कोई जानकारी नहीं आई। वो व्यक्ति है, अभी खुद भी हिंदू है वो, और चौहान सरनाम लिखता है, SC समुदाय से बिलोंग करता है, और वो पाया गया है कि वो प्रचार कर रहा था धर्म परिवर्तन के लिए, प्रलोभन दे रहा था कि ऐसा किया जाएगा वैसा किया जाएगा। पूर्व में सर ST/SC मामले में समान थाने में भी एक व्यक्ति पकड़ा गया था, इसी तरह कर रहा था कि लोग धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास। हाँ, उस तथ्य की भी जांच पुलिस कर रही है। सारे तथ्यों की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है और जिस तरह के तथ्य जैसा आ गया है उसमें वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा कर दी गई है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कसरावत क्षेत्र में एक सप्ताह के लिए लगे लॉकडाउन के चलते रविवार को कसरावत प्रशासन सख्त नजर आया, साथ सख्ती के साथ कार्रवाई भी की। कसरावत के जे स्तंभ चौराहे पर तहसीलदार केशिया सोलंकी सहित CMO संजय रावल, TI माधव सिंह ठाकुर के द्वारा संयुक्त रूप से बिना मास्क लगाने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही बेवजह घूमने वालों को अस्थायी जेल में डाला गया। तहसीलदार सोलंकी ने बताया कि 8 लोग बेवजह बाहर घूम रहे थे, जिन्हें अस्थायी जेल पहुँचाया गया, तो वही 15 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई। TI माधव सिंह ठाकुर ने बताया कि वैक्सीनेशन व अन्य किसानों की जरूरी काम व मेडिकल कार्य छोड़कर अन्य लोगों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। साथ ही घर में रहने की हिदायत भी दी जा रही है। सर, आज कोरोना को लेकर कितने लोगों पे कार्रवाई की? अभी 8 लोगों का स्थायी रूप से जेल में भेज दिए गए हैं और उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई है और 15 रसीदें काट दी गई है। कितने घंटे जेल में बिठाएंगे सर? इनको शाम को छोड़ेंगे 8 घंटे बाद। सर, इसमें किस किस लोगों को छूट दी है सर? इसमें एक तो मेडिकल है, एक है अपने सोसाइटी वगैरह है और दूध वाले हैं। किसान लोग भी इसमें? किसान लोग को नहीं होता, वो खेतों में चले जाते हैं ना, अपने चले जाते हैं, उनको जाना। सर, ये जो 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, इसमें आज लॉकडाउन का दूसरा रोज है, इसमें आज क्या क्या कार्रवाई की गई है? अभी लगातार पुलिस और प्रशासन की टीम मिलकर यहाँ पर लगातार चेकिंग कर रही है। जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और आहिस्ता जो बनाई गई उसमें लोगों को। सर, भारतीय जिले से आने वाले लोगों को क्या वापस भेजा जा रहा है या उन पर कोई कार्रवाई हो रही है? जिसका कोई अवैध मतलब ऐसे ही घूम फिर रहे हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और उनको रोका टोका जा रहा है, समझाई की जा रही है। सर, जो बाहर से अपने घर की ओर लौट रहे हैं उनके लिए क्या है? उनको अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाहिए। शंभू शर्मा के शव को महुआ पहुंचते ही बड़ी संख्या में मीन मंदिर पर सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए, जिसके बाद शिव शंभू के पार्थिव देह को खुली गाड़ी में रखकर पुष्प वर्षा करते हुए शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा में सांसद किरोड़ी लाल मीणा सहित भाजपा के कई नेता व सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जहाँ बैंड बाजों के साथ रामधुनी होते हुए बैंड बाजों के साथ शव निकाला गया। इस दौरान अनेक जगह लोगों द्वारा पुजारी शंभू शर्मा के पार्थिव देह पर पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी गई। शव यात्रा मुख्य बाजार होते हुए टीकरी गाँव पहुंची, जहाँ रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
मोबाइल से लोगों के पास कॉल करके जालसाजी चाल फरेब करके खाते से रुपए निकालने वाले गिरोह को मैनपुरी पुलिस और साइबर सेल ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस द्वारा डाली दबिश के दौरान 3 ठग पकड़े गए हैं, 2 भागने में सफल रहे हैं। पकड़े गए ठगों के कब्जे से 2 मोबाइल, 1 कंप्यूटर और 9 सिमें में ठगी की गई 41,100 रुपए की नकद बरामद हुए हैं। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बस एक सूचना आई थी जो कि अलकेश कुमार जी ने दी थी, जो करल के रहने वाले हैं, कि उनके पास एक ये फ़ोन आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनका आवास आवंटित हुआ है। उसके बाद उनको एक फ़ोन बैंक मैनेजर की तरफ से आया कि आपको इस बैंक अकाउंट के माध्यम से जो भी इसका पैसा है वो दिया जाएगा, 2,53,000 रुपये मिलेंगे, उसके बाद आप अपना आवास बनवाइएगा। तो इसको लेकर उन्होंने उनसे OTP मांगा और इन्होंने OTP शेयर किया। उस OTP शेयर करने के बाद 35,500 रुपये कट गए। तो इस पर तत्काल साइबर सेल को लगाया गया, जो नवगठित साइबर सेल है। साइबर सेल को लगातार यहाँ मजबूत किया जा रहा है और इसमें साइबर सेल ने हमारी बहुत ही अच्छा काम किया है। इसको लगातार पूरा पीछे ट्रेस किया गया। जो अकाउंट, जिस अकाउंट में पैसे गए थे, उस अकाउंट की जब हमने पूरी छानबीन की, उस अकाउंट के नंबर से जो दूसरे अकाउंट लिंक थे उन सभी को देखा गया। और पीछे जाते जाते हम लोग, ये कानपुर का एक ककवन थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ का एक गिरोह है जो कि जामतारा वेब सीरीज़ जो नेटफ्लिक्स पर आई हुई है उसे देखकर उन्होंने ये सब अपराध करने की प्रक्रिया बनाई थी। और पिछले कई दिनों से इस प्रकार की जो जामतारा की घटनाएं इन्होंने अखबार में पढ़ी और वेब सीरीज़ देखी, उसके अनुसार ये कार्य कर रहे हैं। इसमें 2 लोगों का पैसा, एक सौरभ गोयल जी हैं जिनका 1,67,000 रुपये, और उमंग, डॉक्टर उमंग निवासी राधा रमन रोड, जनपद मैनपुरी, उनका 75,000 रुपये जो अकाउंट में है उसे फ्रीज़ कराया गया है। जब सारी रिपोर्ट्स हो जाएंगी तो उनके पक्ष में हम इस पैसे को वापस भी कराएंगे। और इनकी संपत्ति इत्यादि की भी जानकारी की गई है। तो इनका ये भी पता चला है कि 1.5 वर्ष से ये लोग अपराध कर रहे हैं। कोई ऐसा इनका खास अन्य काम नहीं है, परंतु इन्होंने राइस मिल, बोलेरो, ट्रैक्टर, खेत, इस प्रकार की चल अचल संपत्ति अर्जित कर ली है। तो उन सभी चीज़ों पर हम जान रहे हैं कि कब से ये कर रहे थे, किसके माध्यम से कर रहे थे, किसके अकाउंट के माध्यम से कर रहे थे। ये किसी एक अनसस्पेक्टिंग आदमी के अकाउंट में बहुत छोटे से कमीशन के लालच पे पैसा मंगवाते थे और वहाँ जैसे ही पैसा हो जाता था तो एक जनसेवा केंद्र के माध्यम से उस पैसे को निकाल लेते थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा गिरोह था जिसमें 3 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों की भी जानकारी की जा रही है। इसमें लगातार मैं आप सभी मीडिया बंधुओं से भी निवेदन करता हूं कि कोई भी यदि फ़ोन करता है, ये सभी जितने भी हमारे सुचेत जन हैं उन सब तक ये सूचना पहुंचाएं कि कोई भी किसी भी प्रकार का फ़ोन आपको कोई भी फ्री पैसा देने के लिए करता है, आप उसको कोई अपनी जानकारी साझा मत करिए। कोई आपको फ़ोन पे पैसे नहीं देने वाला है, उसमें आपका नुकसान ही नुकसान होना है। और इसमें जो हमने इनके खाते देखे हैं तो पिछले 1.5 वर्षों में लगभग 1,90,00,000 का ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट में निकल के आ रहा है। ऐसा एक खाता है, ऐसे भी और भी खाते मिलने की संभावना है। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा खुलासा हुआ है। इसके लिए साइबर सेल टीम को 20,000 रुपये का इनाम भी मेरी तरफ से घोषित किया गया है। और जो भी इसका आगे तक हम लोग पूरा करके इन पे हम लोग गैंगस्टर की कार्रवाई करा के और इनकी संपत्ति अटैच कराने की भी कार्रवाई करेंगे। परंतु आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि ये सूचना जन जन तक पहुंचाएं कि फ़ोन पर यदि कोई भी किसी भी प्रकार का लोभ प्रलोभन देता है, नौकरी का, टावर लगवाने का, प्रधानमंत्री आवास का, पैसे निकलने का, लॉटरी निकलने का, उनसे कृपया अपनी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी रूप में साझा ना करें। फ़ोन पर यहाँ तक कि अब एक नया फ्रॉड भी आ रहा है कि कोविड को लेकर कि हम आपका टेस्ट फ्री में कर देंगे, आपका ऑक्सीजन लेवल ये है। इस प्रकार की किसी भी जानकारी में आप कृपया अपना व्हाट्सएप या OTP या किसी भी प्रकार की जानकारी साझा ना करें। ये हमारा निवेदन आप लोग सभी मैनपुरी की जनता तक पहुँचाएँ। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा खुलासा हुआ है। जनपद के थाना बड़ा गांव क्षेत्र अंतर्गत लोकापुर ईट भट्टे के पास प्रधान प्रत्याशी ने प्रधान प्रतिनिधि को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हत्यारा फरार हो गया। वहीं पुलिस हत्यारे की तलाश में जुट गई है। मामला वाराणसी जिले के बड़ा गांव थाने के इंदरपुर ग्राम का है, जहां प्रधान पति ब्रजेश यादव और पप्पू यादव को गोली मार दी गई। गोली लगते ही व्यक्ति घायल हो गया और वही गिर गया। उसे तुरंत पास ही सिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उसे इलाज हेतु एम्बुलेंस के माध्यम से ट्रॉमा सेंटर BHU भेजा गया, जहां डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। थाना अध्यक्ष मुरलीधर में फोर्स मौके पर मौजूद। गांव में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया। उच्च अधिकारी गण एवं स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया तथा परिजनों से वार्ता कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए दबिश भी दी जा रही है। ये कल रात की घटना ये थाना क्षेत्र बड़ा गांव में हुई है। गांव इंदरपुर गांव का नाम है। इसमें पूर्व प्रधानपति श्री पप्पू यादव की हत्या जो है उन्हीं के गांव के अनिल यादव और भूसी ने की है। इसमें अब तक की जानकारी से ये पता चला है कि ये एक ज़मीनी विवाद था। जो पूर्व प्रधान थे, इन्होंने जो है एक ज़मीन जो है वो अनिल के रिश्तेदार से लिखाई थी।
पहले इन दोनों में दोस्ती भी थी, दोनों थाने के ये हिस्ट्री शीटर भी हैं। इसी ज़मीन को लेके जो है विवाद आगे बढ़ा, क्योंकि जो ज़मीन थी वो इन्होंने चोरी छिपे जो है भूसी के रिश्तेदार से लिखवा ली थी। भूसी इसी चीज़ को लेके इनसे दुश्मनी मानने लगा था और उसी में जो है ये इनकी हत्या भूसी द्वारा की गई है। क्योंकि ज़मीन पे जो कब्जा था वो भूसी का ही था, काफ़ी भूसी और उसके परिवार का। वो परिवार भी इस ज़मीन को लेना चाहता था क्योंकि उन्हीं का वो था, लेकिन इन्होंने जो है दूसरी पार्टी से ये ज़मीन उनसे खरीद ली थी, इसलिए जो है इनमें आपस में दुश्मनी हुई। इसी में रात में इनमें वाद विवाद हुआ है और लगभग 4-5 गोलियां जो हैं उन्होंने भूसी ने उनको पूर्व प्रधानपति जो है उनको मारी है, जिसको ट्रॉमा सेंटर में लाते हुए उनकी मृत्यु हो गई। ट्रॉमा सेंटर में लाते हुए जो मृतक हैं पप्पू यादव, उन्होंने क्योंकि वो जीवित थे रास्ते में, तो उन्होंने अपने परिवार वालों को ये स्पष्ट बताया कि भूसी ने ही मुझे गोली मारी है, जिसकी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो भी जो है उन लोगों ने हमें उपलब्ध कराई है। इसी के आधार पर पुलिस आगे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी मौके पे शांति है, हम लोगों ने के भी जो है मौके पे जाके सारी चीज़ें देखी गई हैं और जल्दी ही जो है जो उसमें मेन आरोपी है अनिल भूसी, उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। नोएडा के थाना फेज 3 स्थित सेक्टर 65 स्थित बहलोलपुर की झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती में भीषण आग लग गई, जिसमें सैकड़ों झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। आग पर काबू पाने के लिए जिले भर से करीब 17 फायर टेंडर्स को बुलाया गया, जो आग पर काबू पाने में जुटे रहे। आग की चपेट में आने से झुलसे 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। सीएफओ अरुण कुमार का कहना है कि पूर्ण रूप से आग बुझाने के बाद सर्च अभियान चलाकर देखा गया, वही कोई और कैजुअलिटी तो नहीं हुई। आग लगने के कारणों का भी फिलहाल पता नहीं लगा है। क्या नाम है आपका? हम लोग का नाम मदन। मदन जी, क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ तो हम लोग तो सो रखे थे सर, हम उठे और हल्ला कर आया। हाँ। हम लोग बहुत कोशिश किया, नहीं बच पाए। आग लगी है यहाँ पे, क्या था यहाँ पे पहले? में कोई पता, हम लोग सो रखे थे। अच्छा, सो रखे थे। बताया जा रहा है झुग्गी में आग लगी है। झुग्गी में आग लगी। कितने लोग रहते थे इधर झुग्गियों में? इधर तो बहुत, उतना सर हमको पता, उतना गिनते हैं 60-70 झुग्गी था इसमें। 60-70 झुग्गी थी। तो क्या कोई जला भी है इसके अंदर? ये भैया कोई नहीं जानते, हम लोग सो रखे हैं। अब जला दिया गया कि हम लोग को जान भी नहीं करते, सो रखे थे। अच्छा, अब किनको झूठ कहें कि जला दिए। क्या नाम है भी आपका? नरेश पासवान बोल रहा हूँ। हाँ नरेश जी, क्या हुआ था यहाँ? यहाँ से छोटी सी आग लगी थी। हम यहाँ घर पे थे बैठे हुए, समझे आप, लेकिन ये आग छोटी करते करते बहुत बड़ा तूफान ले लिया। 2 घंटे यहाँ देखते रह गए, न किसी के ने पता, न पुलिस, न अग्निशमन जो आता है, कुछ भी पता नहीं था भाई साहब। हमने बाल बच्चा लेके यहाँ से भाग रहे थे, फिर भी क्या करूं, हमने तबलीग में जाते जाते हमारा मामा सब चले गए, हम खड़े रुके, हमारा बाल बच्चा सब सामान लेके चले गए, लेकिन पुलिस की कुछ न अग्निशमन की गाड़ी कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक नहीं आया, 2 घंटा तक नहीं आया। कितनी झुग्गियाँ थी इधर और कितने लोग रहते होंगे? तो बहुत बड़े 3 कंपाउंड है यहाँ पे, देख लीजिए कितना आदमी है इसमें। कम से कम जब तुम बोलो कम से कम 250 झुग्गी, इसमें 250 मतलब 1000 झुग्गी, तो 1000 ज्यादा होगा ना, 1500 तक के झुग्गी है इसमें भाई साहब। लेकिन पुलिस की अभी तक कोई 2 घंटा तक नहीं आई, कोई कुछ नहीं आ पाई, समझने पड़ा है। लेकिन रुपया बच्चे लोग को बचा लिया, रुपया ज्यादा जल गए है भैया लोग को। आपका? मेरा नाम है मीरा देवी। क्या हुआ था मैम यहाँ? मैं अभी सोई हुई थी, मेरे बच्चे आए मुझसे बोलने के लिए कि मम्मी आग लगी। मैं बोले कहाँ लगी बेटा? तो मम्मी झुग्गी में आग लग रही है। तो मैं उठ के बैठी, मैं देख रही तो यहाँ आग लग रही है। तो मैं अपने बच्चे को बोला ऊपर चलो बेटा, तुम लोग ऊपर जाओ देखे क्या हो रहा है। तो इतने में देख रहे तो पूरा तो यहाँ तो आग लगना चालू हो गया। फिर हमने ऊपर जाकर चिल्लाए कि कोई फायर ब्रिगेड मंगावे जो जल्दी आग बुझ जाए, लेकिन कोई गाड़ी ना आई, ना पुलिस की गाड़ी आई, ना कोई गाड़ी आई। इतने पूरा ये सुधार हो गया। उसके बाद वहाँ आग, अगर गाड़ी आ जाती तो यहाँ इतना हंगामा न मचती। ये आज थाना फेज 3 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बहलोलपुर के पास जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, यहाँ पे अचानक आग लग गई है, जिसमें तत्काल फायर की टीम मौके पर पहुँची और इनको जो है वो आग बुझाने का प्रयास किया गया। लगभग 12 गाड़ियाँ हमारी इसमें इन्वॉल्व थी और 150 के आसपास ये झुग्गियाँ थी जिनमें आग लगी थी। संभवतः स्पार्किंग या सिलेंडर फटने से अभी इसकी जो है वो जांच की जा रही है और हवा तेज़ होने के कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी, परंतु फायर के द्वारा जो है इसको बुझा दिया गया है। इसमें अभी 2 छोटे बच्चों के शव बरामद हुए हैं। संभवतः वो सो रहे थे और इसी दौरान ये आग पकड़ी, तो जानकारी नहीं हो पाई। सभी टीम मौके पर मौजूद हैं और इसमें जो है वो आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। 12 जिले के छबड़ा में शनिवार को हुई मामूली कहासुनी में हुई चाकूबाजी की घटना रविवार को बड़े उपद्रव में तब्दील हो गई। यहाँ 2 समुदाय आपस में भिड़ गए, दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई। वहीं करीब 6 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है। वहाँ खड़े वाहनों में भी आग लगा दी गई है। कई दुकानों में लूटपाट भी की गई। बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज करके खदेड़ा। आगजनी की घटना के बाद क्षेत्र में बिजली बंद कर दी गई।
हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को शहर में धारा 144 लागू करनी पड़ी। घटना की शुरुआत शनिवार शाम को हुई। कस्बा के धरनावदे चौराहे पर फलों के ठेले पर अहमदापुरा निवासी कमल सिंह फल खरीद रहा था। तभी वहां किसी पर 3 युवक फरीद, आबिद, समीर ने उनकी मामूली कहासुनी हो गई। इस दौरान युवकों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। कमल को बचाने के लिए पास के दुकानदार राकेश नागौर दौड़े। युवकों ने उन पर भी हमला कर दिया। वारदात में घायल दोनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने थाने पहुंचकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद पुलिस ने फरीद, आबिद और समीर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।